Um, As the recording started, let me briefly explain it again. हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, जहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करें कि आपके पास अगर एक्सेल की एक ऑनलाइन फाइल है और उसको आपने अगर ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है फर्दर वर्किंग के लिए, तो आप उस एक स्टैटिक फाइल जो आपके सिस्टम के अंदर एक्सेल की पड़ी हुई उसको आप ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएंगे, जीमेल के अंदर। लेट मी डू इट अगेन। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका ये जीमेल इनबॉक्स है, आप यहाँ पर आएंगे और आप इस डॉटेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर ऐप लिखा आता है, गूगल एप्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव के ऊपर जाएंगे और ड्राइव के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी। तो इस विंडो में लेफ्ट साइड पर टॉप पे न्यू का एक बटन आ रहा है, प्लस साइन का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आपकी जिस लोकेशन पर भी आपकी वो फाइल पड़ी हुई, लेट से मेरी ये फाइल है कस्टमर डेटाबेस नवंबर 2024, और इसका साइज अगर मैं देखना चाहूँ तो आई थिंक इट्स 3.86 MB। और मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यू सी रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल। ऑलरेडी ये फाइल मेरे पास सिस्टम में अपलोडेड है, मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये किया था, तो ऑलरेडी ये फाइल इज देयर। तो मैं जब दोबारा से उसको प्रोसेस कर रहा हूँ तो मेरे पास रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल अपलोड। तो जैसे ही वो फाइल अपलोड होना शुरू होगी तो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे बॉटम पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू सी। इसका कुछ सेकंड्स का टाइम है, तो जैसे उसने इसको कंप्लीट किया तो वो यहाँ पर फाइल हमारे पास अपलोड हो चुकी है। अच्छा, अब इसको अगर मैं फर्दर देखना चाहूँ कि ये फाइल का क्या स्टेटस है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वो फाइल मेरे पास यहाँ पर खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब वो जो मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की फाइल थी, वो अब यहाँ पर मेरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यू सी फॉर्मेट उसका बदल गया है। फॉर्मेट क्या है कि वो स्टैटिक से इस फाइल से, जिसमें हमारे पास ये सारे अपने कुछ मेन्यूज हैं, कुछ इसके अपने फंक्शंस हैं, यहाँ से वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो जब ऑनलाइन गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड होगी है तो वो इस फॉर्मेट में आपके पास आएगी। अगेन अगर आप इसको रीचेक करना चाहें तो आप यहाँ पे इसकी शीट्स को देख सकते हैं। हमारी जो कंसर्न शीट थी वो ये फाइल थी जो एक्चुअल में हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल थी, और ये सारी शीट्स उसमें ऑलरेडी थी, सॉर्टिंग, डेटाबेस, स्पार्क लिंक्स, ये सारी चीज़ें। तो हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। बट अगर आप इसको शेयर करना चाहें, लेट मी रिमाइंड दैट कि अगर अभी तक ये फाइल जो है ये आपकी गूगल ड्राइव के अंदर यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर आप इसको यहाँ पर ये देखना चाहें कि आपकी ये फाइल गूगल ड्राइव के अंदर कहाँ पर है, तो आपको यहाँ डायरेक्टरी में आज की डेट और टाइम के साथ ये फाइल यहाँ पे मिलेगी, कस्टमर डेटाबेस। इन केस अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स होने की वजह से आपके पास यहाँ पे फाइल आपको नज़र नहीं आ रही, यू कैन सर्च दैट। और आप सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक कर लें यहाँ पर और शो फाइल लोकेशन, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं बॉटम पे, मैं उसी शॉर्ट ऑप्शन के ऊपर हूँ। और अगर मुझे अपने इस गूगल ड्राइव के अंदर वो फाइल नहीं मिल रही तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस फोल्डर के ऊपर शो फाइल लोकेशन। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एग्जैक्टली उसने डायरेक्टरी में से, गूगल ड्राइव माई ड्राइव में से उसने एग्जैक्टली वही फाइल मुझे निकाल के दे दी है। यहाँ तक तो ठीक हो गया, यहाँ समझ आ गया कि हाँ जी यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फाइल अपलोड हो गई है। अगर आप इसको फर्दर डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में तो यू हैव ऑप्शन, आप इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लें और इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको अपलोड करने के बाद रीनेम करना चाह रहे हैं, रीनेम कर सकते हैं। मेक अ कॉपी, आप इसी के ऊपर इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक अपने सिस्टम के अंदर आप किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसकी एक नई कॉपी बन जाती है तो वो भी हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन विद में जाके किसी और ऐप या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर खोलना चाह रहे हैं जो कि ऑनलाइन ही हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं दूसरे लोगों के साथ तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, शेयर करने का। एक ऑप्शन ये है, आपने इस डायरेक्टरी में से इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और शेयर का ऑप्शन आ गया। और अब मैं शेयर करके भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप जब यहाँ पर एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप खोल के देख चुके हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टॉप पे इसका शेयर का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से उसका फंक्शन सेम है, लेकिन मैंने आपको दो डिफरेंट लोकेशंस बता दी शेयर करने के लिए।
नाउ यू हैव ऑप्शन कि आप इसको डायरेक्टली ईमेल करना चाह रहे हैं कोलीग्स को जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं इस फाइल के ऊपर, तो सिंपली आप इसके ऊपर उसका नाम मेंशन कर देंगे, काशिफ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे ख्याल में ये आपका ही ईमेल आईडी है, मुझे कंफर्म कीजिए, काशिफ KPR। जी जी। राइट। सो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आपको भेज देता हूँ। लेट मी चेक अगर शहजाद साहब यहाँ पर हैं मेरे साथ, या हिना शान है, आई थिंक, यस हिना शफक, नो। सो मैं किसी और के ऊपर फिलहाल रॉन्ग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बट लेट मी टेल यू कि दिस इज़ अ प्रोसेस। आपने ये फाइल यहाँ पे लिखी, सॉरी आपने इसको शेयर किया, और अब आप इसको भेजना चाह रहे हैं। अब मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक ईमेल आईडी ऐड कर लिया। यू कैन ऐड मैनी ईमेल आईडीज, 4 10 20 जितना भी आप ईमेल आईडीज मेंशन करना चाहें। यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है। आप इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या आप काशिफ के साथ इस फाइल को सिर्फ व्यू के लिए शेयर करना चाह रहे हैं, वो इसके में कुछ चेंजेस ना कर सकें, तो आप व्यूअर के ऊपर क्लिक कर लें। तो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं, काशिफ के पास, कि वो इसमें कुछ एडिट कर सके। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं कमेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यस ही कैन कमेंट ऑन दैट फाइल। और अगर मैं एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जब वो फाइल रिसीव कर लेंगे, तो इसमें जो भी चेंजेस, वो जो भी एडिशन डिलीशन वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मैसेज करना चाहें कि भी ऑफिशियल मैसेज हो इस फाइल के ऊपर काम करने के हवाले से, जैसे मैं यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, प्लीज़ ऐड फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल, कोई भी ABC मैसेज आप लिखना चाहें, तो वो मैसेज उनके उनके पास चला जाएगा। आप यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर लें तो ये फाइल उनके पास चली जाएगी। बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस सेंड, लेट मी शो यू दिस कॉपी लिंक। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, और मैं कॉपी लिंक मैंने इसलिए किया है कि अगर आप इस फाइल को आप किसी के साथ ABC व्हाट्सएप पे या किसी और ईमेल आईडी या किसी फेसबुक या किसी भी चैनल के थ्रू एक लिंक के तौर पे शेयर करना चाहें, तो ये कॉपी लिंक का ऑप्शन है, मैंने लिंक इसको कॉपी कर लिया है, सेंडिंग। तो जैसे ही मैंने सेंड किया तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेस की एक रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। लेट मी चेक, यस, यू सी कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी एनीवन विद द लिंक। अब आपके पास यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, मैंने शेयर के ऊपर दोबारा क्लिक किया है, तो अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। क्या आप चाहते हैं कि जब ये फाइल काशिफ के पास जाए और वो उसके ऊपर डाउनलोड करके काम करना चाहे, तो पहले मेरे पास एक मैसेज आए कि ये फाइल उन्होंने ओपन करनी है, तो वो परमिशन का एक मैसेज आएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा रिस्ट्रिक्टेड। अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो अनलेस मैं थ्रू प्रॉपर ईमेल, जो मुझे एक ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, तब तक काशिफ इस फाइल को नहीं खोल सकते। और अगर मैं इसी रिस्ट्रिक्शन को चेंज कर दूं, एनीवन विद द लिंक, तो अब काशिफ या और 10 15 कोलीग्स, वो जितने भी इसके ऊपर काम करना चाहें, वो जस्ट इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और इसके ऊपर काम कर लेंगे। तो लेट मी कंप्लीट इट, डन। एंड काशिफ प्लीज चेक अगर इफ़ यू हैव रिसीव द फाइल, यस। तो काशिफ साहब को ये फाइल रिसीव होगी है, ही कैन डाउनलोड और ही कैन फर्दर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, अब वो जो काम करेंगे, अब उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है, ये फाइल डाउनलोड होके उनके सिस्टम पे इस तरह से गई होगी जैसे मेरे पास खुली हुई है। अब वो इसके अंदर जितना भी काम करेंगे वो ऑनलाइन होगा, जहाँ तक वो काम करें वो आ जाएगा। उसके बाद मैं या कोई ABC 3 4 5 कोलीग्स जो भी काम करेंगे वो ऑनलाइन काम होगा जिनके साथ ये फाइल शेयर हुई। बट इफ़ काशिफ डिसाइड्स कि मैंने ये फाइल डाउनलोड करनी है अपने सिस्टम के अंदर और मैं ऑनलाइन काम नहीं करूँगा, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो फाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और डाउनलोड में से जाके इसको एज एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और जब वो एक्सेल फाइल अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके उसके ऊपर काम करेंगे, तो ऑफलाइन वर्जन होगा वो, इसका ये वाला ऑनलाइन वर्जन नहीं होगा। सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यूजर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस मोड के ऊपर काम करना है इसको। सो दिस वाज अ थिंग जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर मिस हो गई थी जब हमने गूगल शीट के ऊपर काम किया। सो आई थॉट कि इसको हम दोबारा से कवर कर लें, और इट विल बी यूज़फुल कि आपको पता हो कि अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो उसको कैसे आप कवर अप करेंगे। अ, आई होप फरहान यू आर भाई, एक क्लियर। सवाल, जी जी। एक इसी से रिलेवेंट सवाल है, मैं क्या पूछ सकता हूँ अभी? जी प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू।
अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में भी इसको देखा, और अच्छा ये वाला फंक्शन भी आपने हमें बता दिया, ये वाला। मेरा ये सवाल ये है कि अगर टेक्निकली हम देखें, तो ये जो गूगल का वर्जन है एक्सेल का, और जो हम ऑफलाइन अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो जो फीचर्स के हिसाब से इसमें क्या डिफरेंस है, ये शायद या तो मैं मिस कर गया लास्ट क्लास में, मुझे ये समझ नहीं में आई। अच्छा, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, वो मतलब मैं जब अगर एक्सेल की शीट पे काम करने लगता हूँ, तो जो ऑफलाइन वर्जन है मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब ये रीज़न मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्या है, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन में या तो वो डाटा डालने में या उसकी पेस्टिंग में या फॉर्मेटिंग में माइट भी हम कहीं करते हैं। तो इसको ज़रा काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्या 100% वो ऐसा ही ऑनलाइन वर्जन काम करता है जैसे ऑफलाइन होता है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुलाम मुर्तज़ा साहब। मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तहजीब मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप पूछ लें, फिर उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लीज़। जी, मुझे ये स्पार्क लाइन का क्या फंक्शन है और कट पर्पस क्या है इसका, मुझे ये ये स्पार्क लाइन, ये वाला। अच्छा, ये हमने मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। ये एक एडिशनल शीट है इस फाइल के अंदर, इसका फिलहाल हमारे टॉपिक से कुछ कंसर्न नहीं है। स्पार्क लाइन एक फंक्शन होता है जिसको हम पहले या सेकंड क्लास में मेरे ख्याल में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट के अंदर एक ये फंक्शन होता है। तो आप काइंडली अगर उस रिकॉर्डिंग को देख लेंगे तो आपको इस हवाले से पता चल जाएगा। स्पार्क लाइन के हवाले से ये डिफरेंट चीज़ है, ये जस्ट इसके अंदर डेमो फाइल के अंदर एक एडिशनल शीट के तौर पे पड़ा हुआ है। ये हमारी अभी के करंट टॉपिक से इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये सेकंड क्लास में कवर हुआ था। तो स्पार्क लाइन आप काइंडली वहां से देख लीजिएगा। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ ग्राफ विद इन सेल, आप इसको कैसे जनरेट करते हैं। सो गुलाम मुर्तज़ा साहब, लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस किया था डिफरेंसेस के हवाले से। जैसे आपने कहा कि मैं खुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऑफलाइन वर्जन के ऊपर। द रीज़न इज़, सबसे बड़ा जो कंफर्ट है वो ये है कि आप ऑफलाइन वर्जन के ऊपर जब आप काम करते हैं तो यू हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ फंक्शंस, जो आई फील कि वो शायद आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे ऑनलाइन के अंदर। द रीज़न, ये जो आपके पास एक आप मेन्यूज या इसको हम बोलते हैं रिबन्स, इसको ये जो एरिया आपके सामने आ रहा है रिबन्स जिसके ऊपर आइकॉन्स हैं हर एक मेन्यू के अंदर, वो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बहुत आप कह लीजिए कि एक प्रिसाइज तरीके से या एक कैटेगोरिकल वे में यहाँ पे मेंशन है, आपको ऑनलाइन में वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आप ये देखिए, अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको डिफरेंट मेन्यू के अंदर जाके एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, एंड इसमें आपके पास जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस है वो लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं यहाँ पर आपको ये पेज सेटअप वगैरह की चीज़ें दिखाऊं, या थीम्स, या जब हम कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं या हम कोई टेबल यहाँ पे लेके आते हैं तो उससे रेलिवेंट डिफरेंट मेन्यूज हमारे पास खुल जाते हैं, जिसको हमने पहली क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे भी कोई पिक्चर पेस्ट करें तो उससे रेलिवेंट आपको एक पूरा एक सोल्यूशन मिल जाता है, उसके रेलिवेंट सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। अगर आपने कोई स्पार्क लाइन ड्रॉ की है तो उससे रेलिवेंट आपको यहाँ पे एक पूरा एक मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें उनके साथ लिंक्ड हैं वो ऑफ ऑनलाइन जो वर्जन है उसके अंदर वैसे मेंशन नहीं है। तो फंक्शंस आपको यहाँ से एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, नॉट दैट फ्रेंडली यू, आप कह लीजिए कि इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं जितना ज़्यादा ऑफलाइन है। इसमें आपको हर एक मेन्यू के अंदर जाके फंक्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक मेन्यू है हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मेट का मेन्यू नहीं है। यू सी, यहाँ पर फॉर्मेट का मेन्यू नहीं है। और वही फंक्शन जो हमारे पास होम मेन्यू के अंदर है वहाँ पे आपके फॉर्मेट के अंदर नजर आएंगे, जैसे नंबर से रेलिवेंट फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यू सी, होम मेन्यू के अंदर है। यही फंक्शन अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहेंगे अलाइनमेंट से रेलिवेंट, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर। तो चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। ये मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा इसमें एक लिमिटेशन है। और आपको चीज़ों को थोड़ा सा लिमिटेड वे में यूज़ करना होता है ऑनलाइन के ऊपर। ऑफलाइन इज़ मच बेटर, आप ये कह लीजिए ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप उसमें चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और उसमें यूज़ भी कर लेते हैं। सो अब ऑनेस्टली इस फाइल को अभी तक मैंने भी 100% एक्सप्लोर इस तरह से नहीं किया कि मेरी ज़्यादा वर्किंग ऑनलाइन है नहीं, लेकिन समटाइम्स हमें काम करना पड़ा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ इसके ऊपर, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ। सारे मेन्यूज मैंने भी इसके भी एक्सप्लोर नहीं किए, तो लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इसमें से। आई जी होप सर, ब्रॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।
अब मेरा एक ठीक और है, सवाल है, वो प्लीज। आप जहाँ पे हो काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा बेशक। वो जी ये जी। है कि फॉर इंस्टेंस हमें व्हाट्सएप पे कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट हाँ इज जी। टेक्सचुअल प्लस आपके पास कोई फैक्चुअल फिगर्स होते हैं। अच्छा, उसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि उसको एक्सेल में कैसे ऑर्गेनाइज शक्ल में कर सकते हैं? कोई आसान तरीका? वैसे मैन्युअली तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि उसमें फैक्चुअल डाटा स्प्लिट हो जाए क्वालिटेटिव डाटा से, ये समथिंग लाइक दैट, अगर कोई उसका कोई टूल हो तो वो शेयर फॉर एग्जांपल आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर कोई इमेज मिलती है और उस इमेज के अंदर एक टेबल बना हुआ है, राइट? आप ये चाहते करें। हैं कि उस टेबल को जो इमेज की फॉर्म में है, जेपीजी फॉर्म में, आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लें। एम आई राइट? जी 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 जी, इसी तरह का। अच्छा, इसमें जी एक तरीका ये हो सकता है कि देर आर मैनी ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जो मेरा बड़ा फेवरेट है और मैं बड़े लंबे अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे स्मॉल पीडीएफ है, ठीक है, ये एक टूल है। आप इसमें नो, इट्स मोर रेलिवेंट टू पीडीएफ। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और वो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यू सी देर इज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स, पीडीएफ टू एक्सेल। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल आ जाती है जो पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर टेबल्स हैं एंड यू नीड दैट डाटा इन एक्सेल, और बजाय इसके आप उसको टाइप करें, आप उसको ड्रॉ करें, तो आप सिंपली उस फाइल को यहाँ पर स्मॉल पीडीएफ या कोई भी इस जैसी और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर दें पीडीएफ को, और जब आप उसको नेक्स्ट फेज पे लेके जाएंगे तो वो आपको डाटा डाउनलोड करके दे देगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको इमेज टू एक्सेल, एक ये कन्वर्टर है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको इमेज टू एक्सेल का कन्वर्टर, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट आ जाता है जिसके ऊपर कुछ डाटा है, तो आप उसको एक्सेल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ऑनलाइन टूल को यूज़ करते हुए जस्ट आप उसको डाउनलोड कर अपलोड कर लें, और नेक्स्ट स्टेप में इसको डाउनलोड कर लें तो आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे 3 MB की मैक्सिमम फाइल हो सकती है। समटाइम्स वेबसाइट आपको सिर्फ एक, दो या 5 कन्वर्जन अलाउ करती हैं, फिर वो एक पेड सर्विस होती है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। बट दिस इज़ द वे कि आप उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और मे बी एक्सेल में भी ऐसा कुछ फंक्शन अवेलेबल हो, लेट मी चेक दैट डाटा। और यहाँ पर फ्रॉम वेब और टेक्स्ट और गेट डाटा के अंदर शायद कोई ऐसा कोई वर्जन आपके लिए अवेलेबल हो। आई नेवर ट्राइड कि मैंने किसी इमेज को एक्सेल से इस तरह से ट्राई किया हो, लेकिन ये कि शायद यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए हमें, फ्रॉम वेब और डी से समथिंग। तो ये कुछ वर्जन्स अवेलेबल हैं गेट डाटा, इसके ऊपर आपको शायद वो ऑप्शन मिल जाए। अदरवाइज फिर वो ऑनलाइन टूल्स तो है ही हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक। अच्छा जी, नेक्स्ट है डाटा सॉर्टिंग। डाटा सॉर्टिंग हमने, इफ़ यू रिमेम्बर, तो हमने जब पहली क्लास में हम एक ओवरव्यू ले रहे थे एक्सेल का, सेकंड क्लास में आई थिंक, तो हमने तमाम मेन्यूज़ को एक्सप्लोर करते करते और सॉर्टिंग के हवाले से भी कुछ बात की थी कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं डिटेल आपको इस क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि सॉर्टिंग से क्या मुराद है और सॉर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, कितनी लेयर्स में सॉर्टिंग कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं। तो मैंने एक अलग से एक शीट इसमें से ड्राइव कर ली, कुछ डाटा है जो बेसिकली इस कस्टमर डाटाबेस में से ही मैंने कुछ कॉलम्स कॉपी कर ली हैं सॉर्टिंग के हवाले से। तो लेट मी हाईलाइट दिस सॉर्टिंग फाइल विद ब्लू कलर, ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं इस सॉर्टिंग फाइल की बात कर रहा हूँ। डाटा इज़ द सेम, जिस मैंने कुछ कॉलम्स वहाँ से पिक किए हैं। अच्छा, जब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा है आप उसको अल्फ़ाबेटिकली, नंबर वाइज, आप किसी भी वे में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉर्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो कॉलम बी है, ये सारे का सारा सॉर्ट आउट हो जाए अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, और जब ये सारे का सारा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट होगा, तो उसके मुताबिक ये डाटाबेस भी बदल जाएगी। ये जितना इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, लेट मी चेक कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। तकरीबन 40 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। वैसे एक्चुअल डेटाबेस के अंदर 5000 रिकॉर्ड्स हैं। तो यू आर वर्किंग ऑन अ बिग डाटा सेट, उसमें आपने सॉर्टिंग करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। एक टेक्निक जो मैं हमेशा बताया करता हूँ और जिसके ऊपर मैं खुद भी काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हमेशा सॉर्टिंग से पहले मैं पूरी रो को हाईलाइट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर माई सेटिस्फेक्शन,
कि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि ये जो सॉर्टिंग है ये बिल्कुल ठीक हुई या नहीं हुई। लेट मी डू इट। आप इस फाइल के अंदर हैं, बी कॉलम के अंदर, और आप इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कराची फर्स्ट सेल है। तो लेट मी डू इट। आपके पास ये ऑप्शन है सॉर्टिंग का। आप सॉर्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जी। ये होम मेन्यू है, होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग एक कैटेगरी है, इसके अंदर आपके पास सॉर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, सॉर्टिंग ए टू जेड। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी कि मेरा जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया है। मैंने एक लाइन को मैंने हाईलाइट कर लिया था, जो कि मैंने पूरी रो को हाईलाइट कर लिया था। तो वो जो पूरी रो है, अपनी मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए जस्ट टू डबल चेक कि मेरी जो सॉर्टिंग वो ठीक हुई, बिल्कुल मेरी जो येलो लाइन थी वो एज इट इज है। अच्छा, इन केस अगर सॉर्टिंग में मेरे लिए कोई मसला होता तो ये येलो लाइन कभी भी इक्वल ना होती। तो ये हो सकता था कि इस्लामाबाद टॉप पे आ जाता है सॉर्टिंग की वजह से, बी कॉलम, बाकी शायद डाटा उससे रेलिवेंट, उस रो से रेलिवेंट डाटा शायद ऊपर नीचे हो जाता, तो मुझे पता चल जाता कि समथिंग इज रॉन्ग। ये रो अब मतलब एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको ऑलरेडी हाईलाइट करके चेक कर लिया। लेट मी डू इट। मैं इसको ज़रा डबल चेक करूँ। यस। तो अब आप देखिए कि ये जो बी कॉलम है ये सारे का सारा सॉर्ट आउट हो गया। अब इस बी कॉलम से रेलिवेंट जितनी इंफॉर्मेशन थी वो भी सारी सॉर्ट आउट होगी। ये तो था एक कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डाटा है, आई हैव मल्टीपल कॉलम्स, 100, 200, 300 कॉलम्स, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो जो सॉर्टिंग है, बट ये 2 लेयर, 3 लेयर्स या 4 लेयर्स के अंदर वो सॉर्टिंग उसकी हो जाए। एट द सेम टाइम, जब मैं इस्लामाबाद सिटी के कॉलम को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, जब मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो आई वांट कि ये जो जेंडर वाला डाटा है ये भी अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट हो जाए, और ये जो मंथ वाला डाटा है ये भी अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट हो जाए, और ए बी सी यू कैन ऐड 2, 3, 4, 5 लेयर्स, ठीक है। उसको कैसे इसमें ऐड करना है उसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो सॉर्टिंग है ये लेयर में सॉर्टिंग है, उसको हम लेयर में सॉर्टिंग को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, सॉर्टिंग के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको होम मेन्यू बता दिए, आपके पास सॉर्टिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, ए टू जी या जी टू ई, या अगर आपके पास न्यूमेरिक डाटा है तो स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लें, तो आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट का एक ऑप्शन होता है। तो ये सॉर्ट जै आपके टाइप ऑफ डाटा या कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अल्फ़ाबेट्स का कॉलम है तो उसने मुझे ए टू जी का ऑप्शन दिया है। अगर ये न्यूमेरिक कॉलम होता तो यहाँ पे ए टू जी नहीं होता, यहाँ पे वन टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। लेट मी डू इट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कॉलम है, एफ कॉलम है, और ये न्यूमेरिक कॉलम है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अब जब मैं यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी अब यहाँ पे ए टू जी नहीं है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें से किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लूँ जस्ट टू डबल चेक कि यस मेरा जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल एफ कॉलम, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं सॉर्ट कर लेता हूँ तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंशन है ना, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। समटाइम्स हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो मैं इसके ऊपर अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यू सी व्हाट हैपेंड कि मेरे जो डाटा है वो सही सॉर्ट नहीं हुआ। ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा था, और मैंने ग्रीन हाईलाइट इसलिए किया ताकि मैं इसको क्लियर कर लूँ। मैंने एफ कॉलम को सॉर्ट आउट किया, उसने इस एफ कॉलम को तो सॉर्ट कर दिया है, लेकिन हमने क्या कहा था इसको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था। लेकिन इसमें जब मैंने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का ऑप्शन पिक किया तो उसने इस सेल को ब्रेक कर दिया है। ग्रीन वाला सेल नीचे आ गया और बाकी सारी के सारी रो ऊपर आ गई, विच मीन्स कि मुझे दोबारा से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और ये गलत हुआ है। हाईलाइट करने का मतलब ये होता है। सो लेट मी डू इट, कंट्रोल जी। और अब अगर मैं दोबारा से एफ कॉलम के अंदर इसको सॉर्ट आउट करूं, और किसी भी 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड पिक करते हुए अगर मैं
स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट पे क्लिक करूं और मैं एक्सपैंड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूं, तो यू सी अब मेरी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है और मेरा डाटा बिल्कुल ठीक सॉर्ट आउट हुआ है। तो हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ऑन द टॉप और द लार्जेस्ट वैल्यू 61 इज ऑन द बॉटम। सो दिस इज हाउ यू डू सॉर्टिंग ऑफ योर डाटा। इमेजिन आप 5,000 या 50,000 या 20,000 के डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं और जस्ट वन ब्लंडर लाइक दिस जो अभी हुआ यहाँ पर, कि हमने एक सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, और उसके बाद वो फिर वो डाटा अगर आपने हाईलाइट ना किया हो तो फिर वो एक डिजास्टर ही होगा और या फिर वो एक ब्लंडर होगा। तो बी केयरफुल व्हेन यू गो फॉर सॉर्टिंग। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू दिस थर्ड वन, कस्टम सॉर्टिंग। व्हाट इज दिस कस्टम सॉर्टिंग? सो लेट मी डू इट। मैं इसको ज़रा इसके अपने ओरिजिनल फॉर्म पे ले आऊँ बिफोर कस्टम सॉर्टिंग, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये मेरे पास एक जनरल डाटा है जो पहले ऑलरेडी इस शीट के अंदर था, मैंने इसमें से कंट्रोल जी के थ्रू सारी कमांड्स रिवर्स कर दी हैं। अब अगर मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ डिफरेंट लेयर्स, तो उसका मेरे पास एक ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा और इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, तो ये एक शॉर्टकट है जिसमें मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। सॉर्ट, कस्टम सॉर्टिंग, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये कस्टम सॉर्टिंग कहाँ पे काम आती है? समटाइम्स आपके पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो यहाँ पर आपके पास इसकी डायरेक्टरी के अंदर सेव नहीं होते, तो फिर आप एक नई कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली जब आपने 2 3 4 लेयर्स के अंदर डाटा को सॉर्ट आउट करना है, यू हैव हंड्रेड ऑफ कॉलम्स, तो आप ये देखना चाह रहे हैं सिटी वाइज, फिर आप उसको जेंडर वाइज देखना चाह रहे हैं, फिर आप उसको मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं, फिर आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज देखना चाह रहे हैं, तो यू यू कैन ऐड मल्टीपल लेयर्स। तो पहली लेयर क्या है? इस सारे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से किसी भी एक टेबल को पिक कर लें, ठीक है जी? किसी भी एक कॉलम को, तो यू सी ये जितने हमारे पास कॉलम नजर आ रहे हैं, इफ़ यू हैव 100 कॉलम्स, उसकी डायरेक्टरी यहाँ पे खुल जाएगी। तो मैं सबसे पहले सिटी पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सिटी वाइज डाटा को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। जब मैंने सिटी के ऊपर क्लिक किया तो एक्सेल नोज दैट कि ये सिटी का कॉलम अल्फ़ाबेट्स है, तो वो आपको क्या चॉइस देगा यहाँ पर? सिंपल सेल वैल्यूज, अगर यहाँ पे कलर्स होता है या फॉन्ट का कलर होता तो वो उसमें इसको अकॉर्डिंगली शो कर देता। अब आप यहाँ पर उसको बताएंगे कि आपके पास ये A to Z होना चाहिए, ये Z to E होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से A to Z मेरी चॉइस है। अभी हमारा फर्स्ट इंडिकेटर आ गया, फर्स्ट लेयर आ गई इसकी, ठीक है। सेकंड लेयर है कि मैं ये चाहता हूँ कि सिटी के अंदर भी पहले मेल आए फिर फीमेल आए। अदरवाइज अगर मैं इसको अभी एज इट इज वन सिलेक्शन के साथ जाऊंगा तो वो सिर्फ सिटी को सॉर्ट आउट कर देगा, बाकी डाटा का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। बट आई वांट टू ऐड अ सेकंड लेयर जिसमें मैं ये बताऊं कि विद इन सिटी पहले मेल शो हो फिर फीमेल शो हो, उसका एक ऑप्शन है। मैं लेट मी ऐड वन मोर लेवल, ये जो ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं लेवल्स ऐड करने हैं या डिलीट करने के लेवल्स हैं, तो मैं इसके ऊपर ऐड लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यू सी एक नई कैटेगरी एक नई रो यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको सेकंड पे लेके जाता हूँ, जेंडर वैल्यूज एज इट इज A to Z। A to Z ये मेरा कंसर्न नहीं है क्योंकि इसमें तो उसको मेल या फीमेल नहीं पता। मुझे अगर मेल टॉप पे चाहिए तो अल्फ़ाबेटिकली मेल सेकंड नंबर पे आता है और फीमेल में भी जस्ट, तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली नहीं जाएंगे। द पॉइंट इज कि जब आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेटर वेरिएबल हो जिसका सीक्वेंस इस एक्सेल के अंदर मौजूद ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम लिस्ट के ऊपर, आप कस्टम लिस्ट के अंदर जाके अपने उस वेरिएबल का सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूनियन कॉन्सल का आपके पास डाटा है और यूनियन कॉन्सल ऑब्वियसली एक्सेल के अंदर कहीं मेंशन नहीं है। इस सीक्वेंस को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, कस्टम में जाके उस यूनियन कॉन्सल की तरतीब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनियन कॉन्सल नंबर 1, यूनियन कॉन्सल नंबर 2 3 4 5, तो जितने भी उसके नंबर्स हैं उसको आप मेंशन कर दें।
तो आपका वो वेरिएबल अकॉर्डिंगली एक्सेल की डायरेक्टरी के अंदर ऐड हो जाएगा। कस्टम का मतलब ये है। मिसाल के तौर पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। दिन के लिहाज से डेज और मंथ्स के लिहाज से संडे मंडे ट्यूसडे, ये एक सीक्वेंस है। अगर मेरे पास ऐसा कोई डाटा है जिसमें डे वाइज डाटा की कलेक्शन है, तो मैं इसमें से किसी एक सीक्वेंस को पिक कर लूँगा। तो यू सी संडे मंडे ट्यूसडे, वो मेरे पास अकॉर्डिंगली वैसे डाटा आ जाएगा। अगर मैं मंथ वाइज किसी इवन किसी को पिक कर लूँ तो मंथ वाइज डाटा आ जाएगा। बट अगर कोई ऐसा इंडिकेटर है जो इसकी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमें वो मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेल पहले नंबर पे आए जब मैं डाटा की सॉर्टिंग कर रहा हूँ, और फीमेल दूसरे नंबर पे आए। तो मैं इस नई कैटेगरी को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और जब मैं इसको ऐड कर लूँगा इस डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं ओके के ऊपर बटन प्रेस करूँगा। तो अब मेरी ये सेकंड लेयर ऐड हो चुकी है। लेट मी ऐड थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज, मैं इसको चाहता हूँ कि मंथ वाइज इसकी सॉर्टिंग हो, और मंथ वाइज में भी मैं चाहता हूँ कि कस्टम लिस्ट में जाके अल्फ़ाबेटिकली, मुझे मंथ नहीं चाहिए। मंथ हमेशा जनवरी से स्टार्ट होता है, या फाइनेंशियल कैलेंडर होता है या नॉर्मल कैलेंडर होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कस्टम लिस्ट में जाके इसको जनवरी फरवरी के सीक्वेंस में ले आऊँ। तो यू सी कि मैं इसमें डिफरेंट लेयर्स को किस तरह से इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। पहला अल्फ़ाबेटिकली, दूसरा मेल फीमेल मैंने खुद से क्रिएट की, तीसरा जो बिल्ट इन डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थी मैंने उसको पिक की, और सेकंड एंड थर्ड फोर्थ लेयर में भी कि हम इसमें ये कहें कि अगर वो एज का जो इंडिकेटर है, वो जो स्मॉलेस्ट है वो टॉप पे आ जाए, लार्जेस्ट लास्ट पे चला जाए विद इन सेल। तो मैंने 4 5 लेयर्स इसके अंदर ऐड कर दी। तो यू सी व्हाट हैपेंड। अब आप देखिए इस्लामाबाद, यहाँ तक की पिक्चर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। लेट मी हाईलाइट दिस वन, ठीक है। हमें इस इस्लामाबाद से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं इसको कोई और कलर देता हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू सी इस्लामाबाद इज ऑन टॉप, फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर आई वांटेड कि मेल्स टॉप पे आए और फीमेल्स सेकंड नंबर पे जाएं, सेकंड लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर जुलाई सितंबर मार्च अप्रैल मई। तो ये अकॉर्डिंग टू मेल कैटेगरी जो कि सेकंड लेयर थी, उसने पहले इसको मंथ वाइज मेल की कैटेगरी में कर दिया। फर्स्ट थ्री रिस्पॉन्सेज ओनली। फिर जैसे ही कैटेगरी स्टार्ट हुई तो मंथ का सीक्वेंस भी अकॉर्डिंगली बदल गया। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यू सी कि जैसे आपकी सेकंड कैटेगरी बदली, वैसे ही आपके मंथ भी रिवाइज होने शुरू हो गए। एंड द लास्ट, हमने इसको कहा था कि हमें उसकी चाहिए, एज की कैटेगराइजेशन चाहिए। इमेजिन यू हैव 5,000 रिकॉर्ड्स और 50,000 रिकॉर्ड्स। तो एज की क्लासिफिकेशन आपको बेहतर तरीके से वहाँ पे पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास एक स्मॉल सेट ऑफ डाटा है, और हमें ऑलरेडी इसमें 3 कंडीशंस हमने इसमें चेक करनी है। तो एज वाज अ फोर्थ नंबर, जिसमें अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद मेल, फिर जुलाई के अंदर जो हाईएस्ट था स्मॉलेस्ट था टॉप पे आ गया। फिर उसके बाद वो सीक्वेंस में आना शुरू हो गए। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पर फीमेल की कैटेगरी स्टार्ट हुई, इस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और आप विद इन दिस कैटेगरी अगर आप देखें, तो वो फिर हमारे पास एज का डाटा वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आई होप यू गॉट के हम सॉर्टिंग को डिफरेंट लेयर्स के अंदर कैसे मेंशन कर सकते हैं और कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। गुड टू गो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और शुड आई मूव फॉरवर्ड? मरियम, मिस तहजीब, अब आपको क्लैरिटी हो रही इन चीज़ों के ऊपर? जी सर, थैंक यू सो मच। आई लास्ट चलिए, द गुड गुड, क्वेश्चन। चल, ठीक है, फाइन, ठीक है, थैंक यू। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आप सब लोग इसे जानते होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, या कहीं ना कहीं आपने ऑफिस में इसको या तो यूज़ किया होगा, या आपने इसको ज़रूर देखा होगा, एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो इट हैज़ ह्यूज वैरायटी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम किसी भी इंडिकेटर को हाईलाइट कर लें, किसी भी नंबर को हाईलाइट कर लें। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए ये बहुत एक बड़ी डाटा सेट हो जाएगी। लेट मी कॉपी सम एरिया, और मैं कोई 100 रोज को ना कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जाता हूँ, और हम क्विकली इसको वहां पर जरा परफॉर्म करके देख लेते हैं। यस, इनफ। आई एम एडिंग अ न्यू शीट, और लेट मी पेस्ट द डाटा हेयर, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फाइन। सो अगर आप इसको एक सिंगल क्लिक के ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इस कॉर्नर वाले बटन के ऊपर। जब आपके ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाए, तो किसी भी कॉलम पे जब आपके पास ऐसा कोई साइन आ जाए, A B C कॉलम, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। तो आपकी जो इंटायर शीट है वो अकॉर्डिंगली अपनी स्पेस और अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आप अपने डाटा को किसी कंडीशन के साथ फॉर्मेट कर लेते हैं वेरी इजीली। मिसाल के तौर पे देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। मैं जब आपको एक ओवरव्यू दे दूं, होम मेन्यू के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर होता है। कैटेगरी का नाम है स्टाइल, और यहाँ पर आप चीज़ों को किसी रूल्स के मुताबिक हाईलाइट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी रूल के मुताबिक हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप किसी भी वैल्यू को हाईलाइट कर दें जो कि ग्रेटर देन किसी कोई भी नंबर हो, तो आप वो चीज़ें उसमें हाईलाइट हो जाएं। लेट मी डू इट वन बाय वन। सबसे पहले मैं इसको ज़रा फिक्स कर लूँ। व्यू, फ्रीज, फ्रीज पैन, आई होप यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस फंक्शन। और हम एक इंडिकेटर ले लेते हैं, एज वेरिएबल, ठीक है जी। मैं इसको येलो हाईलाइट कर दूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यस, दिस इंडिकेटर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस कॉलम के अंदर जो भी नंबर एक स्पेसिफिक रेंज से ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं इस सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 99 वैल्यूज़ हैं वैसे, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल्स। आप जब इसके ऊपर आते हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज खुलते चले जाएंगे, तो हम उसको वन बाय वन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ग्रेटर देन का एक ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर उसने कुछ सेल्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। ये 49 मैंने नहीं लिखा था, लेकिन उसने ऑलरेडी उसको हाईलाइट कर दिया। आई थिंक कि उसने एवरेज लिया, और एवरेज लेने के बाद उसको जो भी नंबर समझ में आया उसने उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया। लेट मी डू इट अगेन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट ग्रेटर देन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो खुल गई। अच्छा, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इफ़ आई प्रेस ओके, आई विल डू इट अगेन। तो यू सी कि आपको एक बहुत बड़ी डेटाबेस के अंदर फर्स्ट लुक में ये पता चल गया कि यहाँ पर कुछ सेल्स हाईलाइटेड है जो कि आपके लिए कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। आपको ये डबल चेक करना है या आपके लिए इंफॉर्मेशन किसी एंगल से इंपॉर्टेंट है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड फ्रॉम ऑल ओवर द शीट। ठीक है ना। तो अब आप इसमें कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, मैं इसको कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो व्हेन यू प्रेस ऑल टुगेदर। सो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रेटर देन। अब आप इसमें इसके नंबर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे कि मुझे 55 से ऊपर के जितने भी इन सेल्स हैं उनको हाईलाइट करके बता दें। तो यू सी मैंने 55 की एक लिमिट लगा दी। तो अब मैं इसको अगर ड्रैग डाउन या अप करूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें हर वो सेल हाईलाइट हो चुका है जो 55 से ऊपर है। दैट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, तो वो 55 और 55 इटसेल्फ और उससे ऊपर वो सारे उसने इसमें कैप्चर कर लिए हैं। अच्छा, यू कैन चेंज द कलर एज वेल। आप इसमें जाइए, आपके पास ये चॉइस है कि आप इसको ग्रीन कलर में देखना चाह रहे हैं, आप इसको येलो कलर में देखना चाह रहे हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। तो यू सी आई जस्ट चेंज द कलर, और वो इस तरह से उसमें हाईलाइट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएंगे। आप इसको कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर फिल में जाके आप इसको कोई भी ABC, जो भी कलर आपको पसंद है, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। लेट से मैंने एक नया कलर दे दिया तो उसने उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। सो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप कि आपको ये पहली कंडीशन क्लियर होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जब मैंने हाईलाइट सेल्स के अंदर जाके ग्रेटर देन को मैंने पिक किया। नो, वाइस वर्सा, आप लेस देन को पिक करना चाह रहे हैं, अगेन उसने बाय डिफॉल्ट 49 पिक किया, बट आई डोंट नीड। मैं कहता हूँ कि इसमें
ये एज का कॉलम है। मेरे रिस्पोंडेंट्स की एक एज लिमिट है, ऐसे कि मैं, मेरे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो 30 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा रिस्पोंडेंट 30 साल से कम उम्र का बंदा नहीं होना चाहिए, ये मेरा जो कस्टमर है वो 30 साल कम उम्र का बंदा नहीं होना चाहिए। तो आई प्रेस सिंपली 30। तो अगेन यू हैव चॉइस कि आप इसका कलर्स अगर चेंज करना चाहें, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। प्रेस ओके। तो अब ये आपको डेटाबेस ये बता रहा है कि ये तमाम सेल्स जो हैं ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन या ये जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है ये आपके क्राइटेरिया से नीचे जा रहे हैं। आपने 30 का क्राइटेरिया लगाया था, तो हाईलाइटेड सेल्स आर ऑल कि वो डिफरेंट हैं आपके लिए, एक इंटीमेशन है, आप इंडिकेशन है, आप जो भी इसको कह लीजिए, उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। सो मैं कंट्रोल जी करके उसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन सिलेक्टेड बिटवीन, आप एक थर्ड कंडीशन लगा देते हैं। आप कहते हैं कि आपको पास कोई हर वो इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो जाए जो बिटवीन 30 हो और लेट से 60 हो। तो अब ये थर्ड कंडीशन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेंगे, उसको देख सकते हैं। तो पैटर्न इज द सेम, लेकिन ये कि अब आपके पास उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते जा रहे हैं। प्रेस ओके। बिटवीन 30 and 60 ऑल इंफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको, इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहूँ तो मेरे पास क्या तरीका है? वैसे तो ये मुझे आखिर में एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी 2-3 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, तो लेट मी शो इट। अब मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब ये आम नंबर नहीं है, दिखने में आम नंबर है लेकिन इसके पीछे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और आप इसकी सिलेक्शन को, इसकी फॉर्मेटिंग को, उसके उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप इसको क्लिक कीजिए, इस सारी सेल को, इस सारी रेंज को जहाँ पर आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है उसको सिलेक्ट कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अगर आपने मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर अप्लाई की हुई हैं, बाय सिंगल क्लिक ऑन दिस इंटायर शीट आपकी वो सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, तो जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगेन लेट मी हाईलाइट दिस एज कॉलम। मैंने इसलिए पिक किया है कि बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। इक्वल टू, यस, अगेन ये वही है कि आप इसमें से, पहले हमने ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर बिटवीन, आप इसमें से हाफ सेंचुरी को सिलेक्ट कर लें, 50 को। तो अब जो इक्वल टू का कोई नंबर आपका होगा तो शायद वो सामने आ जाए। हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू का कोई कोई भी नंबर मेंशन नहीं है इस 100 के अंदर, तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं किसी को मैनुअली 50 प्रेस करके इसको मैं ऐड कर दूं, तो यू सी दैट विल बी हाईलाइटेड। ये हमारे पास नंबर नहीं था लेकिन मैंने मैनुअली 50 इंटर किया, तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से वो कैप्चर हो गए। कंट्रोल जी। ओके। सो यस, अगेन एच और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट इक्वल टू टेक्स्ट एंड कंटेन्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब जब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो लेट मी हाईलाइट के मुझे वो तमाम केसेस हाईलाइट कर दे जो कि कोयटा से रेलिवेंट हों। तो लेट मी चेक दिस टेक्स्ट और लाहौर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट उसने लाहौर को पिक किया, हालांकि मैं कोयटा को पिक करना चाह रहा तो उसने लाहौर को हाईलाइट कर दिया। यू जस्ट चेंज द नेम, आप यहाँ पे कोयटा मेंशन कर दें तो कोयटा हाईलाइटेड हो जाएगा। यू सी कि अभी मैंने ओके प्रेस नहीं किया लेकिन उसने मुझे प्रीव्यू ऑलरेडी इसका दे दिया है। तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट भी जा सकते हैं। आप एक किसी डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट, कुछ नाम मेंशन है, आप किसी नाम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं बिग डाटाबेस में से, अब्दुल्ला, जैन, ABC, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, डेट, हमारे पास यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर डेट नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास डेट का कोई इंडिकेटर होता तो आप उसको यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, इफ़ यू हैव अ बिग डेटाबेस, जैसे मेरे पास एक द्रास का डेटाबेस पड़ा है जो 5 लाख केसेस के ऊपर है। कोविड का डेटाबेस हो सकता है जो शायद 3-4 लाख के ऊपर होगा। तो वहाँ पर आप डेट वाइज भी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन आप इसमें से नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, you have a variety of options for date variable
और अगेन यहाँ पर आप उसके जो भी सेल्स का कोई कलर चेंज करना चाहें, यू कैन डू दैट। मूविंग फॉरवर्ड, डुप्लीकेट वैल्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये काशिफ साहब से रेलिवेंट भी है, जो उनका एक क्वेश्चन भी था, तो मैंने इसी टॉपिक के लिए, इसी लेक्चर के लिए मैंने इसको रखा हुआ था। मैंने कहा चलें वी विल डिस्कस दैट लेटर। अच्छा, फॉर एग्जांपल यू हैव अ डेटाबेस ऑफ 5,000 और 50,000, और आपको उसमें से कुछ डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करने का ये यही तरीका है कि आप उसमें इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर है उसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक कस्टम आईडी है, सिस्टम जनरेटेड कस्टमर आईडी है, तो शायद इसमें डुप्लीकेशन ना हो। मैं इसमें कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूंगा एंड वी विल चेक कि क्या वो डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 33 नंबर रो के ऊपर एक आईडी है, इसको मैं बिफोर एक्सपेरिमेंट इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कुछ जगहों पे, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास एक ये 56 एक आईडी है, इसको भी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और किसी भी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। दो आईडीज हो गए, लेट मी कॉपी वन अदर आईडी जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई नो दैट कि ये वाला आईडी है, ओके, दिस वन, ठीक है। ओके, सो आई वांट टू फाइंड द डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का क्या तरीका है कि मैं यहाँ पर इस सारी रेंज को सिलेक्ट करूँगा, जितना भी बड़ा डाटाबेस है, थाउजेंड्स, 100,000, आप उसको सिलेक्ट कर लें और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें और आप उस पर जाके डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो डुप्लीकेट, यूनिक, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या आप यूनिक को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास ऐसा कोई डेटाबेस है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और आप उस डेटाबेस में से यूनिक आईडी को पिक करना चाह रहे हैं, तो यू विल क्लिक ऑन दिस यूनिक आईडी। बट इन आवर केस इसमें सारी ही यूनिक आईडीज हैं, हमने एक्सपेरिमेंट के लिए डुप्लीकेट दो तीन फाइंड आउट करने हैं, तो हम डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन यू हैव द चॉइस किस कलर को पिक करना है। आई क्लिक ओके, तो यू सी कि मेरे पास जितनी भी वो हाईलाइटेड वैल्यूज थी वो सारी की सारी डुप्लीकेट होके सामने आ गई हैं। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुझे ये पता चला कि ये सारे के सारे डुप्लीकेट केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आई नो दैट मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया है, तो उसमें कोई भी सीरियल नंबर मैच नहीं कर सकता। एवरी सीरियल नंबर इज़ अ यूनिक आईडी। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब मुझे पता चल गया है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ द फर्स्ट चेक। इसको आप डाटा क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव में भी कह सकते हैं कि ये एक चेक है कि आप उसमें डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर लें। तो नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये डुप्लीकेशंस कैसे आई हैं। अच्छा, इन केस इफ यू हैव बिग डेटाबेस लाइक 5,000, और लेट मी डू इट हेयर क्विकली। मैं अब एक्चुअल 5,000 के डेटाबेस के ऊपर हूँ और मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया है, एंड लेट मी चेक। मैं जो है आपको एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ, डुप्लीकेशंस, इट्स ऑल डुप्लीकेशंस। ओके, यस आई गॉट इट। अच्छा, ये कुछ सेल्स है जो मैंने इसमें ऑलरेडी एडिशनली इसमें कॉपी पेस्ट किए थे, किसी वजह से किए होंगे एक्सपेरिमेंट, तो ओवरऑल उसने डुप्लीकेशंस पकड़ ली हैं। तो ये कॉपी पेस्ट था, तो उसने ऑलरेडी इसको पकड़ लिया है। तो मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअल डेटाबेस है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। तो अब मैं इसमें से ये देखना चाहूँगा कि क्या ये जो मेरा सिस्टमेटिक, यस, देर आर अगेन सम डुप्लीकेशंस आर देयर, ठीक है। अच्छा, अब ये 5,000 का डाटा सेट है, तो मुझे हर एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे क्या हर एक को मुझे मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा, ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, एक एक डेटाबेस को ड्रैग डाउन करके चेक करना पड़ेगा? आई हैव ऑप्शन कि मैं ये सारी डुप्लीकेट की जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं टॉप पे ले आऊँ। मिसाल के तौर पे अगेन अब ये सॉर्टिंग वाला मैटर है। बिफोर अप्लाइंग सॉर्टिंग टेक्निक, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा जस्ट टू डबल चेक कि मेरी सॉर्टिंग ठीक हुई है नहीं, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा 5,000। ये कोई 4,983 केसेस हैं, और मैं चाहूंगा कि इसमें से जितने भी डुप्लीकेट के केसेस हैं वो टॉप पे रिफ्लेक्ट हो जाए, इंस्टेड कि मैं 5,000 या 50,000 के डाटाबेस में हर एक दफ़ा जाके उसको सॉर्ट आउट करूं, ठीक है। पुट सिलेक्टेड कलर्स सेल कलर ऑन द टॉप,
ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ओके। तो आइडियली ये सारे टॉप पे आने चाहिए थे, या इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, लेट मी डू इट। और मैं फिल्टर के थ्रू जाके इसके फिल्टर बाय दिस कलर, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यू सी कि मेरे पास वो सारे कलर्स सॉर्ट आउट होके बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। अब मैं इसके ऊपर फर्दर अगर प्रॉप करना चाहूँ, इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली उस इशू को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने डुप्लीकेशंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा, इन केस इफ़ यू हैव हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डुप्लीकेशंस, तो इसको रिमूव करने का एक तरीका भी मौजूद है। इंस्टेड कि आप एक एक को कॉपी पेस्ट करें और उनको करेक्ट करें, और अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि डुप्लीकेशंस ये रिमूव होनी चाहिए, और तो उसके लिए सिंगल क्लिक के ऊपर आप डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें रिमूव करने का नहीं बता रहा, वो सिर्फ डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करके दे रहा है, ठीक है। इसमें डिलीशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो व्हेन यू वांट टू डिलीट योर डुप्लीकेशंस फ्रॉम द डेटाबेस, तो आप सारे को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे डाटा के अंदर, डाटा मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा, रिमूव डुप्लीकेशंस। डाटा टूल्स कैटेगरी है, डाटा मेन्यू है, डाटा टूल्स कैटेगरी है। इसके अंदर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेट्स। तो अब आप इसको एक्सपैंड द सिलेक्शन, आप इसको रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब आपसे वो पूछेगा कि हाँ जी, ये सारे जो भी डुप्लीकेशन है वो सब के सब इंडिकेटर्स में से रिमूव होंगी। यस, क्लिक ओके। 4 duplicate values found and removed, 95 unique values remain, okay fine। तो यू सी कि हमारे इस प्रोसेस के थ्रू ये सारी डुप्लीकेशंस रिमूव हो गई हैं। तो अब हमारे पास आउट ऑफ 99 कुछ 4 रिमूव हो गए, बाकी हमारे पास केसेस यहाँ पर बाकी हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस इशू, डुप्लीकेशंस वाला। व्हाट लेफ्ट? अच्छा, जी जी जी, काशिफ साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे एक सवाल ये था कि हम मुख्तलिफ डेटा होता है हमारे पास ना, जैसे मिसाल के तौर पे डिफरेंट विलेजेस से फार्मर्स के हवाले से ना, हम्म फार्मर नेम और फादर नेम के हवाले से ना। तो अब टाइपिंग में ऐसे होता है जैसे मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, और शहजाद को एस एच ई के साथ भी लिखा जाता है, एस एच एच जेड के साथ भी लिखा जाता है। तो जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं यूज़ करता हूँ, तो एस एच ई और एस एच ए एच जेड ए जेड वाला जो है, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में वो फाइंड आउट नहीं होता, हालांकि वो डुप्लीकेशन होती है। तो इस स्पेल चेंज वाला जो इशू है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें हम डुप्लीकेशन में? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, जो स्पेल चेंज है ना, इसको तो ना तो सिस्टम पकड़ सकता है और ना ही उसके नज़दीक ये इशू है। डुप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम उसी टाइम ही पकड़ेगा। वो एक्सेल है, वो कोई भी और टूल है, कोई भी डेटाबेस है, वो सिर्फ तब पकड़ेगा जब 100% वो स्पेल्स, वो जो करेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे होंगे। अब जैसे आपने अपने नाम की एग्जांपल दी, कुछ ई के साथ शहजाद लिखते हैं, कुछ ए के साथ लिखते हैं। उसमें एक तरीका ये हो सकता है, मेरी राय में, कि आपको मैन्युअली थोड़ा सा उसको देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि तमाम नाम जो आपके डेटाबेस के अंदर शहजाद के नाम के आ रहे हैं वो सिर्फ ए के साथ ही हों, ई वाले ना हों, तो आपको उसको मैन्युअली करेक्शन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये नाम है मिसाल के तौर पे, और तो मुझे इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट करना होगा। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट कर लें तो एस एच से नाम शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं, वो जितना बड़ा भी डेटाबेस है, 20,000 50,000 है, बस आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको मैन्युअली करेक्शन करनी पड़ेगी, सिस्टम के थ्रू उसकी करेक्शन नहीं हो सकती। आप एक्सेल के थ्रू ये नहीं कर सकते कि एस एच ई को एस एच ए के साथ रिप्लेस कर दें। यस, रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन इज देयर। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका कॉमन एक ही नाम होना चाहिए, तो आप दोनों नामों को यहाँ पर फाइंड में जाके रिप्लेसमेंट के अंदर जाके दोनों नामों को मेंशन कर दीजिए, तो आपके वो सारे नाम मैच कर देगा। शहजाद ई के साथ, शहजाद ए के साथ, तो आप जिसको भी जिस तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं, ये एक ऑप्शन है। लेकिन सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता ई और एक डिफरेंस को।
क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि इनके चलो ठीक है, एक स्पेल के साथ अगर नहीं हम इसको फाइंड कर सकते, तो फार्मर नेम और फादर नेम से अगर 2 सेल में डुप्लीकेशन निकालनी हो, तो इससे कैसे करेंगे? अपने नाम और फादर नेम के साथ। जैसे मेरे नाम से और फादर नेम के साथ ना हम्म, एक डेटा पड़ा है, उसमें मेरे नाम से और फादर नेम से है ना कोई और डुप्लीकेशन भी पड़ी है। अच्छा मैं, तो ठीक दो है। दो दो सेल के अंदर डुप्लीकेशन को इन वन क्लिक में कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, वो दो में देखें, आप सेम टाइम पे ये जो डुप्लीकेशन का चेक है, ये सारे कॉलम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। देखें, हर कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, और ये हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। समटाइम्स आपके पास एक डाटाबेस होता है, आपके पास एक फ़ोन डायरेक्टरी है फॉर एग्जांपल, आप उसमें डुप्लीकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नामों की तो आपके पास बेतहाशा डुप्लीकेशंस आ जाएंगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा यूनिक इंडिकेटर ज़रूर होता है किसी भी डाटा सेट के अंदर, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट कैन बी योर CNIC, दैट कैन बी योर मोबाइल नंबर, ठीक है। एक तो अगर आप ये ऐसे केसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि फादर नेम भी सेम आ रहा है और अपना नाम भी मिलता जुलता है, स्पेल का एक आध का डिफरेंस है, तो इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर आपको देखना होगा अपने डाटा सेट के अंदर कि किस इंडिकेटर के थ्रू आप उस डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी CNIC नंबर की, दैट इज ऑलवेज यूनिक। मोबाइल नंबर है, उससे पकड़ा जा सकता है। अदरवाइज फिर आपको यही है कि दोनों कॉलम्स को सॉर्ट आउट करके अल्फ़ाबेटिकली, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फिर आप उसको जब उसके ऊपर डुप्लीकेशन का चेक लगा लें, तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट करके वन बाय वन चेक करना होगा। तो ये एक थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज होती है, बट दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आपको एक क्लू ज़रूर मिल जाता है। बाय द वे, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था CNI से, मुझे याद आ गया। आई वॉज वर्किंग ऑन दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो मेरे पास वो सारे बेनिफिशियरीज का डाटा था। दैट वाज द फर्स्ट केस इन माय करियर कि मुझे एक ऐसा इंडिकेशन वहाँ पे मिली CNI के थ्रू। जब मैंने उसके ऊपर डुप्लीकेशन का चेक लगाया, तो दैट वाज अ वेरी यूनिक केस। दो भाइयों को नादरा की तरफ से सेम CNI नंबर इशू हुआ हुआ था। तो वो फिर हमने इसको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने DC को रिपोर्ट किया थ्रू प्रॉपर चैनल। तो दैट ये भी कभी कभी हो जाता है हमारा, CNIC भी कभी कभी मैच हो सकता है, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी है। तो ये anyway, वाक़ई हो जाता है वाक़ई, सीएनईसी के तो और बहुत से भी इश्यू आ जाते हैं। क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक क्लेम में ये है ना, क्लेम ये है कि CNIC कैन नेवर बी मैच्ड, कैन नेवर बी डुप्लीकेट, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं हो जाता है। मेरे तो पकड़ा है केस। अच्छा सर, एक और यहीं से एक मेरा एक और भी क्वेश्चन आ रहा है जी प्लीज। कि जैसे अभी ये जो सीरियल नंबर लगाया, जैसे सीएनईसी समझे, ये सीएनईसी है, हाँ जी। ठीक है? 11 नंबर रो वाला जो सेल है, ठीक है? तो अब इसमें मैं दरमियान वाला एफ खत्म करके कोई ऐसा तरीका कि जिसमें एफ खत्म करके फिर मैं इसको नीचे से डुप्लीकेशन अप्लाई करूँ, ऐसा हो सकता है? अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके दरमियान में से किसी टेक्स्ट को काट दें, और आपके पास बड़ा डेटाबेस है 20,000 50,000 का, और आप आपका क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से पूरे डेटाबेस में से किसी सिंगल क्लिक के या किसी कमांड के साथ दरमियान वाला टेक्स्ट माइनस कर दें, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। कर सकते हैं। टेक्स्ट का मिडल जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, हमारा एक हुँ, कमिंग वीक्स के अंदर फार्मूला के ऊपर पूरी एक हमारा सेक्शन है, ठीक है। उसके अंदर हुँ। टेक्स्ट से रेलिवेंट फार्मूलाज हैं। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर ऐसे ऐसे फार्मूलाज हैं कि हम टेक्स्ट को किसी भी एंगल से किसी भी करेक्टर्स की लिमिट के साथ उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो हम आप वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसके साथ मेरा एक और भी थोड़ा-सा एक क्वेश्चन साथ लीजिएगा कि जैसे 2 शीट, ये शीट आपने जैसे ना कॉपी करके दिया ना, इसमें कुछ चेंज कर दिया है। हाँ जी। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें आपने कोई मतलब इसमें कोई सीएनएसी आपने तब्दील किया है या फिर कोई नंबर चेंज कर दिया ना, मुझे नहीं पता लगा कि क्या किया है। तो इसकी पुरानी शीट से मैं इसको कंपेयर कर सकूँ कि अभी मैंने कहाँ चेंज किया है, तो ऐसे हो सकता है? यस, इट्स पॉसिबल। अच्छा, कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन ये मेरे ख्याल में एक्सेल के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, SPSS के अंदर तो है, बट लेट मी चेक दैट। आपके पास एक मिनट, अभी मैं क्विकली देख लेता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होगा, काशिफ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हम, अभी आपकी तरफ ही आ रहे हैं। एक इसमें एक ऑप्शन होता है कहीं पे,
कंपैरिजन का, कंपेयर डाटा सेट का। सो लेट मी चेक। एसपीएसएस में तो है कि अगर आपने दो सिमिलर डाटाबेसेस के ऊपर काम किया है तो, और आप दोनों का डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके पास पूरी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। बट इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेट मी चेक, अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो दैट विल बी इजी। आपका डिफरेंस उस रिपोर्ट से पता चल सकता है, जो कि एक सिस्टमेटिक जनरेटेड रिपोर्ट होती है। एक्सेल खुद आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है, ये मुझे कंफर्म करता है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो फिर आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि मैंने इस सारे डेटाबेस में से, इस शीट में से कुछ मैंने वैल्यूज़ को चेंज की है, और फिर मैं इसको जो मेरी एक्चुअल डेटाबेस है 5000 20,000, उसके साथ मैं कंपेयर करना चाहूँ कि चेंज कहाँ पे हुआ, तो दैट वुड बी वेरी इजी। सॉरी, इजी कह रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स नॉट दैट इजी कि आप दोनों डाटा फाइल्स खोलें और आप उसको कंपैरेटिवली चेक कर लें। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ सेल्स में से आपने चेंज की हुई वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर तो हमारे पास वो है ऑप्शन, तो आई विल ट्राई कि अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर लूँ। एक कंपैरिजन का एक होता है, मैं देखूंगा इसको। ठीक है। सो मेरे ख्याल में काशिफ के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काशिफ, आपका क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई 20,000 या 25,000 आईडी की लिस्ट है, ठीक है। जी। उसमें कस्टमर आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का ना, हम्म। ठीक है। और उसमें डुप्लीकेशन आ रही है हमारी कोई 15,000 रो से आगे जाके, ठीक है। ओके। और हमने उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए उसके डुप्लीकेशन को हाईलाइट किया है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम उसको जैसे अभी आपने उसको सॉर्ट आउट किया, ठीक है, डुप्लीकेशन स्टार्ट पे आ गई, ऊपर आ गई, या फिर आपने उसको फिल्टर पे जाके कलर फिल्टर किया और डुप्लीकेशन हम्म। सामने आ गई, ठीक है। हम्म। तो हम्म। जब हमारे पास 25,000 या 30,000 की एक लिस्ट है, उसमें 10,000 से आगे जाके कोई भी कलर्ड सेल आता है ना, तो फिल्टर उसको नहीं कर रहा होता। फिल्टर हम्म। में ये वाला ऑप्शन नहीं आता कि फिल्टर बाय कलर वाला, तो उसका क्या हल ओके। है? जबकि हम उसको मतलब सॉर्ट आउट भी नहीं करना चाह रहे ना, जैसे हम A to Z सॉर्ट आउट करते हैं कि हम कलर हम्म। वाले फिल्टर ऊपर ले आए, ठीक है, या सेल ऊपर ले आए। हम ये नहीं करना चाह रहे, हम जस्ट फिल्टर के जरिए कलर बाय फिल्टर वाला जो है ऑप्शन है उसको करना चाह रहे हैं, और वो वाला ऑप्शन नहीं आता। क्योंकि फिल्टर जो है वो सिर्फ 10,000 यूनिक आईडी दिखा रहा होता है, इसके आगे अब पता नहीं कि उसकी जो मतलब है कि 10,000 से आगे का कोई ऑप्शन हो उसका, कि मे बी वो ज्यादा यूनिक आईडी दिखा सके। वो कहाँ से होगा, या फिर बाय डिफॉल्ट वो 10,000 ही दिखा सकता है, इससे आगे की उसके पास गुंजाइश नहीं है या लिमिट नहीं है, जो भी है। तो ये वाला थोड़ा सा था मुझे कि वो अगर मिल जाता तो बहुत इजी रहता मेरे लिए। इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं आपने जो फाइल शेयर की थी वो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ फॉर दिस जी जी एक्सपेरिमेंट। जी 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 जी। ठीक है। गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा वो मैं फाइल में ज़रा स्क्रीन पे ले आऊँ, फिर इसको ज़रा देख लेते हैं। जी, आपको फाइल नजर आ रही है स्क्रीन पे काशिफ?
जी जी। अच्छा, ये आपकी फाइल है, आपके केसेस हैं यहाँ पर भी 25,000 केसेस हैं इस फाइल के अंदर, प्लस हैं 25,074। सो आप ये चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लें और डुप्लीकेशन को चेक कर लें। हम आप स्क्रीन के ऊपर इसको देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी चेक कि इसमें कोई डुप्लीकेशंस हैं या नहीं है। सॉर्ट बाय कलर, कस्टम सॉर्ट। ओके, सो आइटम ठीक है, लेट मी चेक सेल कलर। ओके, नो, थोड़ा सा वो हेल्ड होना शुरू हो गया है। इट्स बिग डाटा फॉर इवन अ सिंगल कॉलम। 25,000 केसेस हैं तो एक्सेल का वो ना टेंशन पड़ गई है। लेट अस ट्राई सॉर्ट इस तरह से ही, शायद इसमें से कुछ हमें कुछ फर्क पता चल सके। नो, मेरे ख्याल में आर यू श्योर कि इसमें कोई डुप्लीकेशंस होंगी? नहीं, उसने उसको और तरीके से सॉर्ट कर दिया है। येलो कलर वो नीचे ले गया है। बेसिकली हमें जो रेड कलर चाहिए था डुप्लीकेशंस का। अच्छा, इसमें मैं एक और तरीका शायद मैं ये अप्लाई कर सकूं, जस्ट टू डबल चेक कि इसमें कोई डुप्लीकेशंस हैं या नहीं है। लेट मी गो टू दिस डाटा, और इसमें कंसोलिडेट डुप्लीकेशंस को मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, जस्ट टू डबल चेक, हमें कलर वाइज तो पता नहीं चला, लेकिन इस डाटा के अंदर कोई डुप्लीकेशंस है नहीं। इसी रेंज के अंदर जो आपने 25,000 का मुझे डाटा भेजा है ना, इसमें अगर डुप्लीकेशंस होती तो जब हमने इसको सिस्टमेटिकली रिमूव करने की कोशिश की तो डुप्लीकेशन उसको को मिली नहीं है। सो मेरे ख्याल में एक ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें किसी नंबर को हम किसी जगह पर पेस्ट करके देख लें, यूसी मैं जैसे अब इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक आईडी को जो कि इससे पहले डुप्लीकेशंस नहीं थी, तो उसको आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं। और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, तो लेट मी चेक कि फिल्टर हो सकती है या नहीं हो सकती। फिल्टर का ऑप्शन तो नहीं दे रहा क्योंकि इसमें मैक्सिमम नॉट ऑल आइटम्स शोइंग, मेरे ख्याल में कोई 10,000 तक शायद इसमें कोई आपको शो कर सकता है। अदरवाइज इस सर्च बॉक्स के अंदर आप डुप्लीकेशंस को मैनुअली ज़रूर इंटर कर सकते हैं, या आपको ये फिर ज़रा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इस डाटा को, अदरवाइज उसको पिक नहीं कर पा रहा, वो फिल्टर का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा। तो इसकी कोई लिमिटेशन है, मे बी नंबर्स की लिमिटेशन हो, यस पॉसिबल है। अगर आप इसी को एसपीएसएस के अंदर परफॉर्म करें तो यस, एसपीएसएस के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपको टॉप पे ले एक क्लिक के ऊपर वो टॉप के ऊपर शो कर देते हैं एसपीएसएस के अंदर। लेकिन एक्सेल के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्स ये लिमिटेशंस है कि जैसे ही थोड़ा सा डाटा इसमें ज़्यादा आता है तो फिर ये स्टक भी होना शुरू हो जाता है, उसके कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। सो आई तो थिंक ऐसे है कि मैंने आपके साथ सिर्फ कोई 25,000 एटम आईडी शेयर किए हैं। अब मेरे पास तकरीबन कोई 80,000 के करीब भी आईडी आ रही होती हैं, ठीक है। और जी, जो कॉलम होते हैं वो कोई मतलब 400-500 के करीब कॉलम भी होते हैं, ठीक मैं है, समझ जो गया। फिल जी जी। फिल किए हुए होते हैं। अब उसको मतलब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक्सेल के ऊपर ही उसको किसी तरीके से कर पाएं, जो कि ज्यादा इजी रहेगा, बजाय कि हम किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएं, क्योंकि इतने मेरे बड़ी हैवी फाइल को किसी और जी जी। सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाना, दोबारा वापस लेके आना, वो बड़ा टाइम वेस्टिंग वाला काम है। अच्छा, अगर आप एस पी एस एस को थोड़ा बहुत जानते हो तो आई कैन परफॉर्म इट फॉर यू। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने सिंगल क्लिक पर एस पी एस एस से एक्सेल पे कैसे लेके आना, और एक्सेल से एक सिंगल क्लिक के ऊपर एस पी एस एस के ऊपर कैसे लेके आना। वाई आई एम रेफरिंग दैट,
क्योंकि जब मैं इतने बड़े डाटा बेसिस पे काम कर रहा होता था तो मैंने एक्सेल पे कभी काम नहीं किया। आई न्यू कि एक्सेल की बस की बात नहीं है, तो मैं हमेशा वो एसपीएसएस पे कर लेता था। समटाइम्स यू हैव टू टेक अदर ऑप्शन एज वेल फॉर योर ईज, फॉर योर कंफर्ट, just for the solution. Sometimes you have to go for other software, other application, just to get your job done. तो फिर इस तरह से आप उसको मैनेज कर लेते हैं। If you are interested, I can teach you there, I can guide you there कि आप SPSS में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे आप सिंगल क्लिक पे इसको वापस लेके आ सकते हैं। नो इशू। ठीक है। ओके ओके। सो मेरे ख्याल में आगे हम थोड़ा सा चलते अच्छा सर, थोड़ी सी मैं इसमें करूँगा कि एसपीएसएस पे थोड़ा सा जो है ना ब्रीफली किसी मीटिंग के अंदर जो है ना या किसी सेशन के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ दे दीजिएगा एसपीएसएस के हवाले से। चलें ठीक है। एसपीएसएस की वैसे मेरी एक ट्रेनिंग चल रही है साइड बाय साइड। मेरी 3 दिन एसपीएसएस की क्लास होती है और 2 दिन ये होती है। तो आई विल सी कि अगर मैं किसी दिन आपसे रेलिवेंट जो टॉपिक है उस पर आपको थोड़ा सा बता सकूँ उस हवाले से। श्योर। ठीक है जी। सो मेरे ख्याल में 10 मिनट 8 मिनट रह गए। लेट मी कंप्लीट माय जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक। और बहुत सारे लोग हमारे क्वेश्चन आंसर से वैसे मुझे लगता है तंग आके चले गए। आई हैव नो इशू एट ऑल, बट लेट मी कंप्लीट द टॉपिक। Okay, so moving back to this data file, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और हमारे पास यहाँ पर है एक होम के अंदर हमने ये सारे करेक्टर्स को देख लिया। अब हम आते हैं टॉप और बॉटम रूल के ऊपर। आप इसमें किसी भी क्वेश्चन के ऊपर मैं क्विकली ज़रा मूव करूंगा। एज कॉलम को ही ले लेते हैं या इनकम का कॉलम है फॉर एग्जांपल, मैं आखिरी कॉलम इनकम का कॉलम को ले लेता हूँ। ठीक है। सो मैं इसके ऊपर कुछ फर्दर चेक कर लेता हूँ कि अब ये जो सेकंड कैटेगरी है ये टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम 10%, टॉप 10 आइटम्स इस तरह की है। तो लेट मी क्विकली परफॉर्म इट। फॉर एग्जांपल आपने टॉप 10 वैल्यूज़ को पिक करना था, तो आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक किया तो आउट ऑफ योर होल कॉलम जितने भी थाउजेंड्स वैल्यूज़ हैं उसने जो टॉप 10 वैल्यूज़ हैं उसको आपको सॉर्ट आउट करके हाईलाइट करके दे दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर टॉप 10% के ऊपर जा सकते हैं। हमारे पास परसेंट में डाटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। बॉटम 10 आइटम्स जो आपके लोएस्ट 10 आइटम 10 नंबर्स होंगे उसको हाईलाइट कर देगा। यू सी कि अकॉर्डिंग टू दिस रेंज दिस सिलेक्टेड कॉलम, ये आपकी जो टॉप बिल्कुल बॉटम वाली वैल्यूज सॉरी बॉटम वाली 10 वैल्यूज़ हैं उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। सो अगेन अबव एवरेज, अब एवरेज ये खुद कैलकुलेट करेगा और अबव एवरेज जो भी वैल्यूज उसके सामने आ रही हैं वो एक्सेल खुद ही कैलकुलेट करके अबव एवरेज आपको सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई करके दे रहा है। अगेन बिलो एवरेज, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बार्स डाटा। तो अब आप इसमें बार्स भी इसमें चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले रूल को क्लियर कर लूँ। मैं आखिरी कॉलम के ऊपर हूँ, ज़रा इसी के ऊपर फोकस करते हैं इनकम वाले कॉलम के ऊपर। पहले वाले रूल को मैं ख़त्म कर लूँ, क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स, और अब आप यहाँ पर सारी रेंज को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल पे हैं, और यू सी कि मैं किसी भी बार के ऊपर क्लिक कर लूँ तो उससे रेलिवेंट वो कलर मेरे सेल के अंदर मौजूद है। मतलब मेरी जो वैल्यू जहाँ पर सेल के अंदर है अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट डाटा, क्योंकि इस कॉलम के अंदर और भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं, तो वो अपने उन नंबर्स के मुताबिक कैलकुलेट करते हुए आपको कुछ बार्स ड्रा करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू बार ड्रा कर देता हूँ, तो यू सी कि 372 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू या बड़ी वैल्यूज में से एक है, तो उसने उसका बार ग्राफ उतना ही बड़ा कर दिया। 19 इज़ द स्मॉलेस्ट, तो उसका बार ग्राफ उतना। तो ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक शक्ल है कि आप अपने डाटा के अंदर विद नंबर्स आप उसके बार्स को मेंशन कर देते हैं। सो अगेन यू कैन चेंज द नंबर्स हेयर। आपको येलो रेड जो भी कलर पसंद है आप उसको कर सकते हैं। अब ये उसकी बस डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी कलरिंग है। आप इसमें से किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बार्स। इसको रिमूव कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, और वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कलर स्कीम। डाटा बार्स हमने देख लिया, कलर स्कीम है। अब आप इसमें कलर स्कीम पे आ सकते हैं। इसमें वो कुछ स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं
जो ग्रीन वाला कलर होता है वो अच्छे वाले को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, रेड वाला आपकी बॉटम लाइन हॉट लाइन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि समथिंग इज रॉन्ग देयर। तो ये कलर स्कीम आपके डाटा के मुताबिक एडजस्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कलर स्कीम के बैकेंड पे जाके देखना चाहें तो लेट मी चेक के मोर रूल्स, और यहाँ पर अब आप इसके यूसी के टू कलर स्कीम है, और आप इसके फर्दर अगर इसकी एडजस्टमेंट को देखना चाहें, रैंक वैल्यू और बिलो डुप्लीकेट टॉप 10 वैल्यूज, और आप इसमें फर्दर इसके फंक्शंस को चेक कर सकते हैं। तो जैसे टू कलर स्कीम है, थ्री कलर स्कीम है, डाटा बार है, तो आप इसमें उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यू सी कि अब थ्री कलर स्कीम है तो उसमें आप कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अगेन इसको रिमूव करके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिलेक्टेड सेल, 4 मिनट्स लेफ्ट। आइकॉन सेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। आइकॉन इंपॉर्टेंट जो है ना, ये आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन्स को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंडिकेटर्स को ले लीजिए, ठीक है, इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, थ्री ट्रैफिक लाइट्स, अगर आप इसको पिक कर लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, तो यू सी कि आपके पास अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक उसने रेड, ग्रीन और येलो, ये इसको ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर बोलते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, आप इसके ऊपर किसी भी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइकॉन है, आप एरोस के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रीन एरो इसका मतलब ये है कि आप अपवर्ड जा रहे हैं, और लेफ्ट एरो का मतलब, राइट एरो का मतलब ये है कि आप ऑन एवरेज हैं, और डाउन एरो का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आप डाउनवर्ड जा रहे हैं। सो इसकी अगर आप तफसील देखना चाहें और या आप इसकी सिलेक्शन को चेंज करना चाहें, यू विल गो टू दिस, और यहाँ पर आप मैनेज मोर रूल्स के अंदर आएंगे। अब आप इसमें इसके नंबर्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, अब ये देखें, ये परसेंट का एक इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये हम बैकएंड पे उसकी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि मुझे नंबर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर तो मेरा जो डाटा है वो ग्रेटर देन 300 है, दैट शुड बी ग्रीन। अगर मेरा डाटा जो है वो नंबर्स में 100 लेस है, दैट शुड बी रेड और येलो, और आप इसको येलो कर सकते हैं, यस, या कोई भी इंडिकेटर आप पिक कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर वो लेस देन 100 है, चले आप इसको 200 कर लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि लेस देन 100 को ऑलरेडी उसने रेड में डाला हुआ है अपनी कंडीशन के मुताबिक। इसको हम ये येलो कर लेते हैं, ओके। सो यू सी कि आपके पास वो सिग्नल्स या वो एरोस वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। वन मोर थिंग, मैं इसी की फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। इफ़ यू वांट कि आपके ये जो सिग्नल लाइट हैं ये अलग कॉलम के अंदर हैं और आपका डाटा एक अलग कॉलम के अंदर आए, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, उसमें मैनेज रूल में जाइए। अगेन आप एडिट रूल्स में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दें, शो आइकॉन्स ओनली। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सिर्फ आइकॉन्स बाकी रहेंगे और आपकी वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शंस, आप इसमें किस तरह से इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। सो लास्ट आई थिंक हमारे आइकॉन्स कलर्स भी हो गए। बाकी इसमें फिर ये है कि ये बार ग्राफ्स वगैरह हैं, पाई चार्ट हैं। सो यू सी के अकॉर्डिंग टू योर इनकम नंबर्स आपके बार ग्राफ भी जनरेट हो रहे हैं। अगेन अगर मैं इसको आखिर पे लेके जाऊं, और अगर आप इसको बॉक्सेस की शक्ल में दिखाना चाह रहे हैं, पाई चार्ट की शक्ल में दिखाना चाह रहे हैं, या एनी अदर शेप जो कि आपको पसंद है, आप उसके मुताबिक इसको दिखाना चाह रहे हैं। सो द बेसिक थिंग इज यू मस्ट नो द बैकएंड्स, कि बैकएंड पे आपने इसके नंबर्स को किस तरह से चेंज करना है। द लास्ट थिंग, मैनेज रूल में जाके आपने इसकी सेटिंग्स कैसे बदलनी है, और आपने इसके कलर्स या उसके रेलिवेंट आपने कैसे इसको लेके आना है। तो एडिट रूल्स को जहन में रखिएगा। एडिट रूल्स में आके अब आपके पास ये सारे नंबर्स मेंशन हैं। सबसे पहले आइकन सेट सेलेक्ट कर लें सबसे पहले, फिर उसके बाद जाके आप इसमें से शेप को पिक कर लें, आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सा एरो आपने देना है। फिर यहाँ से परसेंटेजेस है, फार्मूला है, नंबर है, वट एवर, आप उसको मेंशन कर दें मैनुअली, और उसके मुताबिक आप इसमें उसको ऐड कर दीजिए। सो आई होप क्विकली ज़रा मैं यहाँ से गुजरा हूँ, आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगा। आई डोंट नो कि आपने इससे पहले कितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है।
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम उसको नेक्स्ट टाइम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो अभी तक के लिए इतना, टाइम इज़ ओवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा आज के क्लास का एक टॉपिक रह गया था, लेट मी चेक इट। यस, हमारे 2 टॉपिक अभी फिर रह गए हैं। चलें इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ शीट्स, इसमें पासवर्ड्स कैसे लगाए जाते हैं, लेआउट, और फिर हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे फिर दोबारा ऑनलाइन मुलाकात होगी। आई थिंक आपकी असाइनमेंट अभी एक ड्यू है। कुछ लोगों ने 4 लोगों ने सबमिट करवा दी थी, वो स्टेटस शेयर कर दिया, तो बाकी लोग भी सबमिट करवा दें। एंड आई विल ट्राई कि आपके लिए एक और असाइनमेंट इन्हीं टॉपिक्स में से आपके लिए प्रिपेयर करके शेयर कर दी जाए। सो साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।